हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर एंड मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एआई के नए वीडियो लेक्चर में जिसका नाम है सिमुलेटेड एनीलिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली सिमुलेटेड एनीलिंग का यूज़ क्यों किया जाता है और ऐसा क्या प्रॉब्लम था पहले के एल्गोरिदम में जिसमें हेल्प कर रहा है सिमुलेटेड एनीलिंग उसको बेटर करने में। तो अभी हमने लोकल सर्च में एक एल्गोरिदम देखा है, वो कौन सा है? हिल क्लाइंबिंग। ठीक है, तो हिल क्लाइंबिंग में क्या होता था, हम एक स्टेट स्पेस में हम अपवर्ड मूव्स चुनते जाते थे और जब तक कि हमें एक टॉप मूव नहीं मिलता था, टॉप मोस्ट पोजीशन नहीं मिलता था, हम अपवर्ड जाते जाते थे। तो इसमें एक प्रॉब्लम थी कि हम लोकल मैक्सिमा में स्टक हो जाते थे, स्टक इन लोकल मैक्सिमा। क्यों? क्योंकि हम केवल अपवर्ड मूव ही है जो चुनते थे अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए, कभी भी हम डाउनवर्ड मूव को चुनते ही नहीं थे। इसके बाद हम यहाँ इस मूव को नहीं चुनेंगे। इस वजह से क्या होता था कि ये जो ग्लोबल मैक्सिमम वाला पोर्शन है यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता था सॉल्यूशन मैक्सिमम टाइम, और लोकल मैक्सिमा में ही स्टक हो जाता था। ये क्या है? एक लोकल मैक्सिमा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिमुलेटेड एनीलिंग ने एक कॉन्सेप्ट, सिमुलेटेड एनीलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कुछ डाउनहिल मूव्स भी अलाउड होते हैं बेस्ड ऑन सम सिचुएशन, बेस्ड ऑन सम कंडीशन। और वो कंडीशन ये है कि जब कोई एल्गोरिदम स्टार्ट होगा तो एल्गोरिदम के स्टार्टिंग में डाउनहिल मूव को एक्सेप्ट करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा, बट वो जब एल्गोरिदम कुछ इटरेशन रन हो जाएगा उसके बाद डाउनहिल मूव को एक्सेप्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम जाएगा। तो चलिए देखते हैं डिटेल में इसको। देखिए, तो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम में जो प्रॉब्लम थी यहाँ लिखा हुआ है कि हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम कभी भी डाउनहिल मूव एक्सेप्ट नहीं करता था, कभी डाउनहिल मूव वो एक्सेप्ट नहीं करता था। इससे क्या होता था, वो स्टक कर सकता था लोकल मैक्सिमम में, और जो कि कर भी जाता था। और हमने देखा कि लोकल मैक्सिमम के केस में इसे सॉल्यूशन नहीं मिलता था। बट जब हम इसके सॉल्यूशन में एक ऐसा सिस्टम लगा दें कि प्योरली रैंडमली हम एक्सेप्ट को स्टेट को एक्सेप्ट करने लगे, लाइक कि वो अपहिल मूव हो या डाउनहिल मूव हो, दोनों को एक्सेप्ट करेगा। तो इस केस में अगर हम सॉल्यूशन तक पहुंचे तो क्या हो जाएगा, हम सॉल्यूशन तक पहुंच तो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है हम हर एक तरह के मूव्स ले रहे हैं, बट ऐसा होगा कि ये बहुत इनएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और पता नहीं गलत डायरेक्शन में बहुत दूर भी जा सकता है। तो इन दोनों सिचुएशन से डील करने के लिए कि एल्गोरिथम ज़्यादा इनएफिशिएंट भी ना हो और लोकल मैक्सिमम में भी स्टक ना हो, इसके लिए हम क्या एक कोशिश कर रहे हैं कि हिल क्लाइंबिंग अप्रोच को हम उसमें एक रैंडम वॉक का अप्रोच जो है, जो कि डाउनहिल मूव भी एक्सेप्ट करता है, उसको किसी तरह से इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, ताकि एफिशिएंसी भी बनी रहे और कंप्लीटनेस भी आ जाए। ठीक है, तो हिल क्लाइंबिंग में हम कुछ पर्टिकुलर डाउनहिल मूव अगर एक्सेप्ट करें तो वही बन जाता है हमारा सिमुलेटेड एनीलिंग। ठीक है, अब वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे, उसमें क्या कंडीशन होगी, ये हम अब डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली सिमुलेटेड एनीलिंग जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले यूज हुआ था एक्सटेंसिवली वीएलएसआई के क्षेत्र में। वीएलएसआई क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही ब्रांच है, बहुत ही अच्छा ब्रांच है, और इसी में बहुत सारे चिप डिजाइनिंग ये सब होते हैं इसी ब्रांच में, और अर्ली 1980s में इसका बहुत यूज हुआ था। ठीक है, और फैक्ट्री शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में भी इसका इस्तेमाल होता था। तो चलिए देखते हैं सिमुलेटेड एनीलिंग इन डिटेल। तो सिमुलेटेड एनीलिंग पढ़ने के लिए हमें पहले समझना होगा कि ये एनीलिंग क्या है, ये एनीलिंग होता क्या है। तो एनीलिंग बेसिकली एक मेटलर्जी का वर्ड है। इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रोसेस में, मान लो मेटल का हम कुछ बना रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उस मेटल को हार्ड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मतलब पे मेटल को ले जाते हैं, और उसके बाद उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ग्रेजुअली धीरे 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 उससे क्या उस मेटल में एक शेप आ जाता है। मान लो हमें क्रिस्टल का कुछ बनाना है, ठीक है, आप लोग देखते होंगे मार्केट में क्रिस्टल के बहुत सारे डिज़ाइनर जो हैं चीज़ें मिलती हैं। उसमें क्या करते हैं कि वो जो ग्लास होता है उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे जो है वो हीट किया जाता है, उसके बाद उसको धीरे धीरे कूल किया जाता है और एक पर्टिकुलर शेप में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरह से इसी प्रोसेस को कहते हैं एनीलिंग। ये बेसिकली एक मेटलर्जी का वर्ड है। ठीक है, ये मेटलर्जी से उठ के आया एनीलिंग। तो इस प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एआई में लगा रहे हैं, और हम बोलेंगे कि ये सिमुलेटेड एनीलिंग है, क्योंकि हम जस्ट एनीलिंग के प्रोसेस को सिमुलेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं कि कंप्यूटर को हम गैस पे चढ़ा के हीट कर देंगे, ऐसा नहीं। जो हीटिंग के प्रोसेस है उसको हम सिमुलेट कर रहे हैं कंप्यूटराइज वे में, कि प्रोसेस को हम इस तरह से चलाएंगे कि पहले एक हाई टेम्परेचर जनरेट करेंगे, और यहाँ टेम्परेचर या कुछ भी क्या होता है कंप्यूटर साइंस में, ये लोग बेसिकली एक नंबर ही होता है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में बेसिकली हम नंबर्स के साथ डील करते हैं। ठीक है, अब हम सिमुलेटेड एनीलिंग को एक्सप्लेन करने के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हिल क्लाइंबिंग से शिफ्ट करेंगे, किसकी तरफ? ग्रेडियंट डिसेंट की तरफ। ठीक है, तो ग्रेडियंट डिसेंट बेसिकली क्या करता है, किसी भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में मिनिमम कॉस्ट की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये होगा एक सॉल्यूशन ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉब्लम का, कि ग्रेडियंट कैलकुलेट होता है हर एक पॉइंट पे, और जहाँ पे मिनिमम ग्रेडियंट होता है वहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो अगर हम इस स्टेट स्पेस को एक ग्राउंड की तरह देखें, जिस ग्राउंड में ये सारे गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारा टारगेट है कि एक पिंग पोंग बॉल है, जिसे टेबल टेनिस खेलते हैं ना, टीटी, तो उसमें जो बॉल यूज होता है पिंग पोंग बॉल, उस बॉल को हमें इस गड्ढे तक, सबसे गहरे गड्ढे तक पहुंचाना है। ठीक है, क्योंकि यही होता है ना ग्रेडियंट डिसेंट, सबसे मिनिमम कॉस्ट वाले पॉइंट तक पहुंचना। तो क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? ठीक है, एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि हम
यहाँ से डायरेक्ट बॉल को यहाँ पे ले जाके छोड़ दे तो बॉल क्या करेगा, यहाँ के रुक जाएगा। ठीक है, एक ये क्या हुआ, लोकल मिनिमा, क्योंकि बॉल तो यहीं तक जाएगा और यही काम कौन करता है, हिल क्लाइंबिंग, कि जब तक बेस्ट स्टेट मिलते रहता है उधर चलता है, और कॉस्ट के स्टेट में बेस्ट स्टेट क्या होगा, बेस्ट स्टेट होगा जो मिनिमम कॉस्ट उससे दे रहा हो, यहाँ पे जाके बॉल रुक जाएगा। बट अगर हमें ग्लोबल मिनिमम तक पहुंचना है, ये है ग्लोबल मिनिमा, ठीक है, ग्लोबल मिनिमा, तो हम क्या करना होगा, हमें थोड़ा जोर से बॉल फेंकना होगा ताकि वो इससे बाहर निकल जाए और नेक्स्ट तक जाए। तो अगर मान लीजिए थोड़ा जोर से फेंकेंगे तो यहाँ तक जाएगा, तो इस केस में हमने क्या किया, यहाँ से अपहिल मूव्स को अलाउ किया। ठीक है, जनरली हिल क्लाइंबिंग नहीं करता है, बट अगर हम थोड़ा जोर से फेंकेंगे तो ही ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब हम अपहिल मूव को अलाउ कर रहे हैं ताकि ये नेक्स्ट मिनिमा की तरफ जा सके। तो इस केस में यहाँ तक आ जाएगा। मान लीजिए अगर हम थोड़ा और जोर से फेंकते तो होता कि ये इसको क्रॉस करके सीधे इसमें आ जाता और ये यहाँ पे आके अटक जाता। ठीक है, तो हमें जस्ट ये देखना होगा कि हम कितना जोर से बॉल को फेंकेंगे, कितना हार्डली, कि वो सही जगह पे जाके अपना ग्लोबल मिनिमा तक पहुंच सके। ठीक है, तो हमें बहुत जोर से भी नहीं फेंकना और बहुत धीरे भी नहीं फेंकना। बहुत धीरे फेंकेंगे तो इधर ही कहीं लोकल मिनिमा में यहाँ या यहाँ फंस जाएगा, और बहुत ज़्यादा जोर से भी नहीं फेंकेंगे, मान लीजिए इतना जोर से फेंक दिए कि यहाँ से बाहर चला गया। ठीक है, तो वो रेंज से ही बाहर चला गया, ग्लोबल मिनिमा के रेंज से ही बाहर चला गया। तो हमें एक प्रॉपर हार्ड डिस्क के साथ बॉल को फेंकना होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे सिमुलेटेड एनीलिंग का जब हम यूज़ करेंगे एआई में सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, तो हम सॉल्यूशन को स्टार्टिंग में इतना टेम्परेचर देंगे कि वो एक ठीक ठाक पोजीशन पे आ जाए, उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो अब ये कैसे टेम्परेचर दे रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, इसको अच्छे समझने के लिए हमें देखना होगा इसके एल्गोरिदम को। तो चलिए देखते हैं सिमुलेटेड एनीलिंग एल्गोरिदम का फ्लो चार्ट क्या है। ये एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए डिजाइन किया हुआ फ्लो चार्ट है। तो जब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक इनिशियल सॉल्यूशन जनरेट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा, एक इनिशियल स्टेट तो चाहिए ना, तो हम एक इनिशियल सॉल्यूशन जनरेट करेंगे और उसका नाम रख देंगे x। ठीक है, साथ ही साथ हम एक टेम्परेचर भी डिफाइन करेंगे t, एक हाई टेम्परेचर, इनिशियली एक हाई टेम्परेचर हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर जो है ग्रेजुअली रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो जनरली टेम्परेचर जो है बाई टू करके रिड्यूस करना अच्छा माना जाता है, तो इसीलिए हम कुछ ऐसा टेम्परेचर लेंगे जिसको बाई टू करना आसान हो, लाइक 512 या 1024। सपोज हम 512 लेके चलते हैं, क्योंकि क्या होता है इसका जब बाई टू करेंगे 256, फिर 128, इस तरह से ये बहुत इजीली डिवाइडेड होता रहता है हर एक लेवल पे। ठीक है, तो ये हम डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद हम जो नेक्स्ट सॉल्यूशन जनरेट करेंगे, मतलब नेक्स्ट स्टेट, वो फिर से रैंडमली जनरेट करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास एक भी स्टेट नहीं है। तो हम कोई एक नेक्स्ट कैंडिडेट सॉल्यूशन जनरेट करेंगे y, जो सॉल्यूशन होगा उसका नाम हम रख देंगे y, और चेक करेंगे कि इस नेक्स्ट स्टेट को या नेक्स्ट जो करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट हम जनरेट किए, इसके साथ हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि इज y बेटर देन और एज गुड एज x। अब ये कैसे पता लगेगा कि y बेटर देन और एज गुड एज x है कि नहीं। तो जैसे ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे किसका, fy का। ठीक है, ये क्या है, ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन वैल्यू एट स्टेट y, और फिर उसको देखेंगे वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन वैल्यू ऑफ x है कि नहीं। इसका मतलब अगर ज़्यादा है तो यस हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम लेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं fy माइनस fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करेंगे। अगर ये यस है तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू वाई, दैट मीन्स हम जो है इस नेक्स्ट स्टेट को अपना करंट स्टेट बना लेंगे। ठीक है, और इसी टर्म fy माइनस fx को एक टर्म से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा ऑफ ई। ठीक है, डेल ई से डिनोट करते हैं सिमुलेटेड एनीलिंग में, हम देखेंगे आगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसका एक एग्जांपल तब। अब ये सही है, अगर ये स्टेट इससे बेटर है तब तो हम करंट स्टेट इस नेक्स्ट स्टेट के साथ प्रोसीड करेंगे और करंट स्टेट इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा। बट ये अगर नहीं है तो व्हाट इफ डेल्टा इज लेस देन इक्वल लेस देन 0। ठीक है, अगर 0 से कम है तब क्या। तो अगर कम है उस केस में हम एक नंबर जनरेट करेंगे, वो क्या, देखिए एक p बोल के वेरिएबल लेंगे, p इज इक्वल टू, उसका वैल्यू होता है e टू द पावर माइनस डेल ई बाई टी। ठीक है, ये कॉफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, इसको हम जनरेट करेंगे और ये जो भी नंबर होगा, ठीक है, इससे हम कंपेयर करेंगे एक न्यू रैंडम नंबर जनरेट करेंगे r उससे। ठीक है, तो एक हम नया रैंडम नंबर जनरेट करेंगे r किस रेंज में, 0 to 1 के रेंज में, क्योंकि ये जो है ये प्रोबेबिलिटी की तरह काम करेगा। ठीक है, ये p जो है एक प्रोबेबिलिटी है, ये वैल्यू एक वैल्यू देगी किसके बीच में, 0 to 1 के बीच में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 के बीच में देती है वैल्यू। तो इस प्रोबेबिलिटी में हम इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब क्या, ये एक हम रैंडम नंबर जनरेट किए r, और r का वैल्यू चेक करेंगे p के साथ। अगर r का वैल्यू p से लेस देन और इक्वल्स टू है तब हम एक्सेप्ट कर लेंगे इस नेक्स्ट स्टेट को, इन स्पाइट ऑफ कि इसका जो है ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन वैल्यू कम है फिर भी, क्योंकि ये जो रैंडम नंबर हम अभी जनरेट किए हैं वो p से लेस है। अगर p से लेस नहीं है उस केस में हम आ जाएंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, हम स्किप कर देंगे और टेम्परेचर को जो है वो डिक्रीज कर देंगे बाय रेट अल्फा। मान लीजिए अल्फा इज इक्वल टू, ये अल्फा कोई नंबर है, लाइक जनरली हम 2 लेते हैं, और टेम्परेचर जो हो जाएगा हमारा नया टी डैश इज इक्वल टू टी बाई 2। ठीक है, तो अब नया टेम्परेचर जो है हमारा, टी डैश भी ना बोलें तो ठीक है, ये टी इज इक्वल टू टी बाई 2। ठीक है,
तो अब ये 512 जो था एक इटरेशन के बाद क्या हो जाएगा 512/2 दैट इज 256, ठीक है। और ये यहाँ से नो वाले केस में आया और यहाँ से भी जब हम एक्सेप्ट कर रहे थे ये बेटर स्टेट था तो भी हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे और नेक्स्ट स्टेट को खोजेंगे। अब नेक्स्ट स्टेट खोजने से पहले हम चेक करेंगे कि क्या टर्मिनेशन कंडीशन मेट हो गया। टर्मिनेशन कंडीशन क्या क्या है, दो टर्मिनेशन कंडीशन है कि या तो गोल अचीव हो गया कि नहीं, ठीक है। अगर गोल अचीव हो गया तो हम रुक जाएंगे, यस हम करंट सॉल्यूशन को बोल देंगे कि यही हमारा गोल है और हम एग्जिट कर जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। या हम कब तक ये टेम्परेचर डिक्रीज करते रहेंगे, जब तक टेम्परेचर एक किसी फिक्स्ड कांस्टेंट से नीचे ना आ जाता है। मान लीजिए कांस्टेंट हम 0.5 रख लेते हैं, तो जब तक ये जो 512 टेम्परेचर है ये घट घट के 0.5 से नीचे नहीं चला जाता है तब तक तो या तो ये कंडीशन फुलफिल हो जानी चाहिए या ये कंडीशन फुलफिल हो जानी चाहिए। तो हम बोलेंगे कि यस ये हमारा लूप जो है रुक गया और अब हम फर्दर स्टेट जनरेट नहीं करेंगे और जो लास्ट स्टेट होगा उसे ही हम सॉल्यूशन बोल देंगे। और अगर ये दोनों में से कोई भी टर्मिनेशन कंडीशन मेट नहीं हुआ तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से एक नेक्स्ट कैंडिडेट सॉल्यूशन जनरेट करेंगे, ठीक है। और फिर से ये सारा प्रोसेस जो है हम रिपीट करेंगे, ठीक है। अगर जो वैल्यू है ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन का नेक्स्ट स्टेट पे वो अच्छा है, मतलब डेली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तब तो हम डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। और अगर बुरा है तो हम एक प्रोबेबिलिटी जनरेट करेंगे। वो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, p इज इक्वल टू (e⁻⁻⁻t) और वो 0 के बीच से 1 के बीच में एक नंबर देगा और एक फिर से रैंडम नंबर जनरेट करेंगे r और वो r का वैल्यू चेक करेंगे इस p के वैल्यू के साथ। अगर r लेस देन इक्वल्स टू p रहा तो यस उस नेक्स्ट स्टेट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज नो तो टेम्परेचर को हम घटा देंगे, ठीक है। और अगर ये डायरेक्ट पहले वाले वे में अच्छा ही रहता और हम डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लिए रहते तो भी हम टेम्परेचर तो घटाते ही। तो दो इटरेशन के बाद टेम्परेचर घट कितना हो जाएगा 256/2 दैट इज 128। फिर उसके नेक्स्ट इटरेशन में कितना 128/2 दैट इज 56, ठीक है। सॉरी 54 सॉरी 64, ठीक है। उसके बाद उसके नेक्स्ट इटरेशन में हो जाएगा 32, फिर उसके बाद 16, इस तरह से घटता जाएगा ये टेम्परेचर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें एक पर्टिकुलर ट्रेंड आएगा। क्या ट्रेंड आएगा कि यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है अच्छे से कि सिमुलेटेड एनीलिंग एल्गोरिथम जो है ये एक स्टोकास्टिक हिल क्लाइंबिंग का ही वर्जन है। स्टोकास्टिक क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ हम रैंडमली जनरेट कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेट को, ठीक है। रैंडमली स्टोकास्टिक में जब भी स्टोकास्टिक वर्ड आए तो वो समझ लेना स्टोकास्टिक और रैंडम एक दूसरे से कनेक्टेड है। स्टोकास्टिक मीन्स रैंडम, ठीक है। तो रैंडम हिल क्लाइंबिंग स्टोकास्टिक हिल क्लाइंबिंग का एक वर्जन है जहाँ पे कुछ डाउन हिल मूव्स भी अलाउड है। किस बेसिस पे, हम इस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कुछ डाउन हिल मूव को अलाउ करते हैं और ये डाउन हिल मूव जो है वो एक्सेप्टेड रेडिली होते हैं, मतलब ज़्यादा एक्सेप्ट होते हैं कब, जब हम स्टार्ट में रहते हैं, अर्ली इन द एनीलिंग शेड्यूल। जब हम स्टार्टिंग इटरेशन में रहते हैं, इटरेशन नंबर 1 2 3 4 5 इन सब में देखेंगे हम डाउनहिल मूव्स को ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे। बट उसके बाद जैसे ही 10 12 15 इटरेशन हो जाएंगे उसके बाद ये डाउनहिल मूव बहुत कम एक्सेप्ट होंगे। हम एग्जाम्पल में देखेंगे डिटेल में कि कैसे हो रहा है। और ये शेड्यूल इनपुट जो है डिटरमाइन करता है वैल्यू ऑफ टेम्परेचर टी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्या करेंगे कि हम जिस हिसाब से भी इनिशियल टेम्परेचर सेट करेंगे तो हर एक इटरेशन के साथ वो इनिशियल टेम्परेचर जो है हमारा घटता जाएगा। अब वो किस रेट से घटाना है वो डिपेंड करता है अल्फा के वैल्यू पे। जनरली लोग अल्फा इज इक्वल टू 2 रखते हैं, ठीक है। वैसे अल्फा इज इक्वल टू 2 रखना कोई मैंडेटरी नहीं है, आप 3 4 5 भी रख सकते हैं और टी का स्टार्टिंग वैल्यू भी आप कुछ भी रख सकते हैं, 1000 रख सकते हैं, 500 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं एक जनरल वे में टी इज इक्वल टू 512 रखता हूँ और अल्फा इज इक्वल टू 2 रखता हूँ, इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए 4 क्वीन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे सिमुलेटेड एनीलिंग से। तो ये बहुत ही मजेदार एग्जांपल है। इसमें क्या है कि 4 क्वीन है और इनिशियल पोजीशन ये है कि चारों क्वीन जो है प्लेस्ड है। तो हर एक क्वीन को हमें क्या करना है, ऐसे सेट करना है कि जो नंबर ऑफ अटैकिंग पेयर्स है वो 0 हो जाए, ठीक है। यही यहाँ का क्या है, ह्यूरिस्टिक है। h इज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्वीन दैट आर अटैकिंग ईच अदर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और गोल क्या है कि मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ h, ठीक है। इस ह्यूरिस्टिक को मिनिमाइज करना जब h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तब। तो मान लीजिए स्टार्ट स्टेट हम ये लेते हैं, था ना पहला एल्गोरिथम में कि जनरेट इनिशियल सोल्यूशन, तो यही इनिशियल सोल्यूशन है और ये है x, ठीक है। तो x है और यहाँ पे t जो हम बोले एक t डिफाइन करना होता है तो t हम 512 ले लेते हैं क्योंकि इसको बाई टू करना बहुत आसान होता है। और हमने बोला एक टर्मिनेशन कंडीशन भी डिफाइन करनी होती है कि किस टेम्परेचर तक हम चलाएंगे एल्गोरिथम। तो मान लीजिए वो टर्मिनेशन कंडीशन c जो है हम 0.5 रखे हैं, ठीक है। तो अब ये h इज इक्वल टू 6 कैसे हो गया, ये ह्यूरिस्टिक का वैल्यू है। यहाँ पे यही वैल्यू है वो f ही यहाँ पे h है, ठीक है, कि नंबर ऑफ अटैकिंग पेयर्स, ठीक है। तो हम करते थे ना कैलकुलेट fx fy ये सब, तो यही h इज इक्वल टू 6 मीन्स ये यहाँ पे fx इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। ये 6 कैसे हो गया, देखिए कितने अटैकिंग पेयर बन रहे हैं क्वीन के, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसीलिए h इज इक्वल टू 6। अब देखेंगे हम एक नया रैंडम सॉल्यूशन जनरेट किए, जनरेट ए कैंडिडेट सॉल्यूशन y। तो सपोज ये एक y रैंडमली जनरेटेड एक स्टेट है, उसमें हमने क्या किया, इसको यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया, ठीक है। पहले कॉलम के क्वीन को मतलब दूसरे रो में डाल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम डाल दिए, ठीक है, और ये काम भी हम रैंडमली कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, रैंडम सोल्यूशन जनरेट करना है तो एक रैंडम नंबर जनरेट किया 1 2 3 4 के बीच में, ठीक है। और जो भी मान लीजिए रैंडम जनरेटर रो 3 आया तो 3 यहाँ पे क्या हमने माना है कि ये 1 2 3 4 ऊपर से है, ठीक है।
तो 3 आया तो थर्ड रो में हमने डाल दिया उसको, ठीक है, क्वीन को। और अब हम फिर से एच कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे एच क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अटैकिंग पेयर्स देखिए 1 2 3 और 4, इतने ही अटैकिंग पेयर बन रहे, तो एच इक्वल टू 4। तो यही एच क्या है, अब ये एच हो गया एफ वाई, क्योंकि वाई पे जो है ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन का वैल्यू 4 है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, डेली कैलकुलेट करते थे, और डेली क्या होता था, एफ वाई माइनस एफ ओ एक्स। तो देखिए एफ वाई क्या है 4, और ये 4 माइनस एफ एक्स क्या था 6, तो हो गया -2। अब देखिए ये -2 है ना, और हम जो प्रीवियस एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे फ्लो चार्ट वाला, वो हम एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए कर रहे थे, और ये क्या है, एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन जो हम वहाँ पे ले रहे थे कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में डेली इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में हम एक्सेप्ट कर रहे थे, और लेस देन 0 में रिजेक्ट कर रहे थे। यहाँ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में जो है वो हम डेली कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेली हो जाएगा हमारा जस्ट रिवर्स ऑफ दैट प्रीवियस केस, यानी माइनस ऑफ एफ वाई माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो ये माइनस ऑफ 4 माइनस 6 हो जाएगा, दैट इज 2 हो जाएगा, ओके, क्योंकि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो बस डेली का फॉर्मूला चेंज हो गया। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में डेली था एफ वाई माइनस एफ एक्स, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या हो जाएगा, डेली इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ वाई माइनस एफ एक्स। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट एफ एक्स माइनस एफ वाई, ठीक है, इसको हम एफ एक्स माइनस एक्स वाई भी लिख सकते हैं। तो जब हम एफ एक्स माइनस एक्स वाई यहाँ पे करेंगे 6 माइनस 4, तो हमारा क्या निकलेगा, ये 2 निकलेगा, ठीक है। तो अब डेली ग्रेटर देन 0 है, तो क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे इस स्टेट को और टी अपडेट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा अब नेक्स्ट करंट स्टेट। तो ये हो गया अब एक्स, और वाई अब न्यू जनरेट करेंगे, और टी क्या हो जाएगा 0.5, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 2 लिए, 0.5 से मल्टीप्लाई करना या 2 से डिवाइड करना एक ही बात है, तो ये 256 हो गया टी। अब फिर से नेक्स्ट हम सेकंड कॉलम की क्वीन को एक नए रैंडम नंबर जनरेट करके वहाँ प्लेस किए, तो मान लीजिए इस बार रैंडम नंबर हमारा जनरेट जो हुआ वो 2 हुआ, तो सेकंड रो में इसको रख दिए, ठीक है। फिर से यहाँ पे हम एच कैलकुलेट करेंगे, कितने सारे अटैकिंग पेयर बन रहे हैं, तो देख लेते हैं 1 2 3 और इन दोनों का भी तो बन रहा है 4, ठीक है, तो यही 4 अटैकिंग पेयर है। फिर एच जो है वो 4 हो गया, तो यहाँ डेली क्या हो जाएगा, डेली होता है एफ एक्स माइनस एफ वाई इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ एफ एक्स क्या था, अभी एक्स ये वाला है ना, तो एफ एक्स हमारा था 4, और ये वाला स्टेट अभी वाई है, तो एफ वाई क्या है 4, तो 4 माइनस 4 0, इसलिए डेली 0, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाला फॉर्मूला है, एक्सेप्ट करेंगे इसमें, तो हम इसके साथ प्रोसीड करेंगे, और टी को फिर से हम जो है घटा के 128 कर देंगे, बाई टू हो रहा है हर एक स्टेट में। तो फिर इस स्टेट को अब हम एक्स बना लेंगे, और इसको अब वाई करेंगे, फिर से एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे 1 से 4 के बीच में, और वहाँ पे हम रख देंगे तीसरे कॉलम की क्वीन को। तो सपोज इस बार जो नंबर जनरेट हुआ 1 से 4 के बीच में 4 है, तो इसको हम उठा के तीसरे कॉलम की क्वीन को चौथे रो में रख दिए। तो फिर से यहाँ पे एच क्या हो गया 1 हो गया, कैसे 1 हो गया, देखिए ये दोनों आपस में अटैकिंग है और कोई अटैकिंग नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 हो गया, तो इस केस में डेली कैलकुलेट करेंगे, डेली क्या होगा एफ एक्स माइनस एफ वाई। तो अभी एक्स क्या है, ये प्रीवियस वाला एफ एक्स क्या था 4, और एफ वाई कितना हो गया 1, ठीक है, क्योंकि एक ही अटैकिंग पेयर है, 4 माइनस 1 डेली हो गया 3, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो हम प्रोसीड करेंगे इस स्टेट के साथ, और ये हो जाएगा हमारा करंट एक्स, और अब टी जो है घट के हो जाएगा 64, 128/2, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम कैलकुलेट करते चलेंगे, हर एक बार एक एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, और हम उस तरह से क्वीन को रखते चलेंगे। सपोज इस बार हमने 4th कॉलम के क्वीन को जनरेट रखा है किसी रैंडम नंबर में, तो इस बार मान लीजिए रैंडम नंबर 2 जनरेट हुआ, और हम यहाँ पे रख दिए, तो अब एच कितना हो गया, एच हो गया अब हमारा 2 कैसे 2 बन रहे हैं, एक ये बन रहा है पेयर वाइज अटैकिंग, एक ये बन रहा है 2। अब देखिए प्रीवियस स्टेट में जो हमारा एक्स था वहाँ पे एच क्या था 1 था, ठीक है, और अभी जो हो गया ये वाई है, वाई का जो है एफ वाई कितना हो गया, एफ वाई हो गया 2। तो अब जो है हमारा डेली जो है पहली बार निगेटिव हुआ है, कैसे एफ एक्स माइनस एफ वाई, तो 1 माइनस 2 दैट इज -1, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो अब डेली इज लेस देन 0 हो गया। तो अब हम इस स्टेट के साथ कैसे प्रोसीड करेंगे, p इज इक्वल टू ई टू द पावर -1/64, मतलब ये क्या हमने बोला था ना, ई टू द पावर डेली बाई टी करते हैं, ठीक है। तो डेली क्या है -1, तो ई टू द पावर -1, और टी हमारा क्या था, हमने 64 निकाला था लास्ट में, तो -1/64, तो ये होता है 0.9845। तो देखिए अगर इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में लेंगे तो क्या है 98.45% ऑफ टाइम हम एक्सेप्ट करेंगे, तो एक बहुत बड़ा प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए अभी हम कितने नंबर इटरेशन में, उधर 3 इटरेशन किए थे और इधर ये चौथा इटरेशन है, ठीक है। तो देखिए चौथे इटरेशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ नेगेटिव मूव कितना है 98.45%। तो देख रहे हैं कितना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं नेगेटिव मूव्स को। तो हम एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे 0 से 1 के बीच में, और सपोज वो रैंडम नंबर ये आया, तो भी इस प्रोबेबिलिटी से कम है, यार लेस देन इक्वल्स टू पी है, 0.9845 से कम है, तो हम इस स्टेट के साथ प्रोसीड करेंगे और टी को फिर अपडेट कर देंगे, ये हो जाएगा 32, मतलब टेम्परेचर घट रहा है अब हमारा धीरे धीरे, ठीक है, टी टेम्परेचर है, ये 32 हो गया। फिर से अब इन चारों को एक एक जगह पे रख दिए, फिर से हम पहले वाले कॉलम की क्वीन के साथ शुरू करते हैं, फिर से रैंडम नंबर जनरेट किए, मान लीजिए इसके बाद इस बार जनरेट हुआ रो इज इक्वल टू 1, और इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिए। अब पेयर वाइज अटैकिंग देखेंगे, पेयर वाइज अटैकिंग यहाँ पे एक ये है, फिर 2 ही है, इससे प्रीवियस में भी 2 ही था, ठीक है। अभी ये y है और ये प्रीवियस वाला x हो गया, तो एफ एक्स माइनस एफ वाई दोनों 2 - 2 दैट इज डेली इज इक्वल टू 0 हो गया। 0 के केस में क्या करते थे, एक्सेप्ट कर लेते थे, तो बस हमको टी अपडेट करना है, टी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा 32/2 दैट इज 16, ठीक है। अब फिर से
सेकंड कॉलम वाले क्वीन को हम डिस्प्लेस किए और इस बार रो 3 आया और h हो गया 1, ठीक है। तो प्रीवियसली h2 था, ठीक है, ये वाला x है, अभी ये वाला y है, तो fx माइनस y पॉजिटिव आया, डेली इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे इसको और हम t हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ पे ये h इज इक्वल टू 1 क्यों था, क्योंकि यहाँ अटैकिंग पेयर एक ही बन रहा था ये, ठीक है, और कोई अटैकिंग पेयर नहीं था। नेक्स्ट हम फिर से एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, ठीक है, और इसको हम इस बार उठा के यहाँ पे रख देंगे, तीसरे कॉलम वाले को फर्स्ट रो में रख देंगे। तो इस बार हमारा h जो है अब 2 हो जाएगा। कैसे, एक ये बन रहा है अटैकिंग पेयर, ठीक है, एक ये बन रहा है अटैकिंग पेयर। तो अब जब 2 हो गया h, तो प्रीवियस में क्या था, h1 था, अब 2 हो गया, तो fx माइनस fy जो है अब -1 हो गया। तो फिर से हम एक प्रोबेबिलिटी जनरेट करेंगे। अब लेस देन 0 हो गया ना, तो प्रोबेबिलिटी वाला केस में चले जाएंगे, p इज इक्वल टू -1/8। क्यों -1, मतलब डेल ई बाई टी, डेल ई क्या है -1, देख रहे हैं, और t क्या था 8 तक आ गए थे, तो -1/8, तो अभी हो गया 0.8825। मीन्स अब इस स्टेट को एक्सेप्ट करेंगे 88.25% प्रोबेबिलिटी के साथ। तो देख रहे हैं, पहले जब हम चौथे इटरेशन में थे तो प्रोबेबिलिटी 98.45% था, अराउंड 100%। अब पांचवें, छठे और सातवें इटरेशन में जैसे 2-3 इटरेशन इधर आए तो ये 88% हो गया, 10% जो है वो एक्सेप्टेंस घट गया। तो अब हम एक फिर से रैंडम नंबर जनरेट करेंगे r, और अगर ये कम हुआ इससे तो ही हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। बट मान लीजिए इस बार 0.89 नंबर जनरेट हुआ, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस वाले, और q को हम छोड़ देंगे यहीं पे। तो हम अब नेक्स्ट में देखेंगे कैसे हम q को छोड़ देते हैं वहीं पे। देखिए q जहाँ था हमने q को वहीं छोड़ दिया, q यहाँ पे था, सॉरी q यहाँ पे था, q को यहाँ लाए थे, बट हम एक्सेप्ट नहीं किए। क्यों एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा वो नंबर हमारा रैंडम नंबर जनरेट हुआ था। तो इसी तरह से हर एक बार हम करते चलेंगे, एक एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे और एक एक जगह क्वींस को रखेंगे और चेक करेंगे कि हमारा h क्या है, उस बेसिस पे प्रोबेबिलिटी जैसे जैसे घटती जाएगी। अब देखिए जस्ट एक और ऑप्शन के बाद यहाँ पे जब हम आए 8th इसमें, तो यहाँ पे हमने 4th वाले को यहाँ रख दिया, तो हमारा नंबर ऑफ अटैकिंग पेयर कितना बन गया, 3 बन गया। कैसे, 1, 2 और 3, 3 अटैकिंग पेयर बन रहा है, ठीक है। अब इस प्रीवियस वाले में जो हमारा अटैकिंग पेयर था वो कितना था, हमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो यहाँ पे 1 था, तो 1 के साथ कंपेयर करेंगे, हमारा x जो है अभी यही रह गया, ये y नहीं बना, इस y को हम एक्सेप्ट ही नहीं किए, x नहीं बनाए, तो 1 और यहाँ पे h 3 हो गया, 3 हो गया। तो अब हमारा ये -2 हो गया। तो अब जो हम वो 0 से कम वाला जो रूल लगाएंगे, तो e टू द पावर डेल बाई टी, तो -3/4। 4 क्यों, क्योंकि टेम्परेचर तो हमारा कम हो रहा था ना, टेम्परेचर एक्सेप्ट भले ना करें, टेम्परेचर तो हर एक बार कम हो रहा है, टेम्परेचर 4 हो गया। देख रहे हैं टेम्परेचर घट रहा है तो प्रोबेबिलिटी भी घट रही। अब लास्ट स्टेट में प्रोबेबिलिटी 88 थी, अब वो घट के डायरेक्ट ऑलमोस्ट हाफ हो गई, 47% प्रोबेबिलिटी हो गई इस स्टेट को एक्सेप्ट करने की, ठीक है। तो देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी किस तरह से घट रही है। इस बार फिर से हम एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे और चेक करेंगे उससे कम है कि नहीं, तभी हम एक्सेप्ट करेंगे। तो मान लीजिए इस बार 0.66 आ गया, बट ये बड़ा है, तो फिर से इसको भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमारा x अभी भी ये स्टेट एक्सेप्ट नहीं होगा, ये y जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम वहीं छोड़ देंगे इस चौथे क्यू को, तो यहीं छोड़ देंगे। फिर से हम एक फर्स्ट कॉलम वाले के लिए करेंगे। तो इस तरह से हम जनरेट करते चलेंगे करते चलेंगे। कब तक करते चलेंगे, जब तक कि या तो सोल्यूशन नहीं मिल जाता, मतलब सोल्यूशन मिलना मतलब h इक्वल टू 0 नहीं हो जाता, या हमारा t जो है 0.5 से कम नहीं हो जाता। तो देखिए यहाँ तक t 0.5 रहा, बट इसके नेक्स्ट स्टेट में t क्या हो गया, 0.25 हो गया, ठीक है। तो अब सोल्यूशन मिले ना मिले, ये t जो है लेस देन c हो गया, तो हम इसको बंद कर देंगे और इसी को बोलेंगे यही जो है हमारा सोल्यूशन है। जबकि देखिए ये सोल्यूशन है नहीं, अभी h अभी भी हमारा 2 है, तो ये एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर का कंडीशन है वो मेट हो गया। तो इस तरह से ये जो एल्गोरिथम है सिमुलेटेड एनीलिंग, ये काम करता है, ये सॉल्यूशन देता है, और ये जरूरी नहीं कि हमें हर बार सॉल्यूशन निकाल के दे, तो ये एक इनकम्प्लीट एल्गोरिथम है। तो इस पर थोड़ा सा और बात करेंगे, इनकम्प्लीट है कि क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ पे। तो देखिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी परफॉर्मेंस मेजर है इस एल्गोरिथम की। तो अभी जस्ट हमने देखा कि सिमुलेटेड एनीलिंग एल्गोरिथम जो है वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्यों नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये गोल मिलने पर ही स्टॉप हो, ये तब भी स्टॉप हो जाता है जब टेम्परेचर जो है वो किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट से नीचे चला जाता है, चाहे गोल मिले या ना मिले, तो कंप्लीट नहीं होगा। अब हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, अगर कोई एल्गोरिथम कंप्लीट नहीं है तो ऑप्टिमल भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब वो गोल ही नहीं ढूंढ पा रहा है, तो कम से कम समय में या कम से कम कॉस्ट में गोल ढूंढ के देगा, इसकी क्या गारंटी है, उससे तो गोल ही नहीं मिल पा रहा है, कॉस्ट की तो बात ही छोड़िए। तो जो कंप्लीट नहीं होगा उसे हम आंख मूंद के बोल देंगे कि वो ऑप्टिमल भी नहीं होगा। हाँ, अगर कंप्लीट होता तब हम चेक करते कि ऑप्टिमल है कि नहीं। अब दो और चीजें बचती हैं, एक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ होता है वी ऑफ टोटल इटरेशन इंटू टाइम ऑफ नेबर जनरेशन। तो जितने इटरेशन चलेगा उतने इटरेशन का किससे मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, नेबर जनरेट करने में जितना टाइम लग रहा है। ऑब्वियसली हर एक लूप में एक एक इटरेशन में कितना टाइम लग रहा है इनटू नंबर ऑफ इटरेशन से कर देंगे तो उतना ही टाइम लगेगा ना एल्गोरिथम को, उतना ही टाइम ले रहा है। इसीलिए ये यही है बिग ऑफ टोटल इटरेशन इनटू टाइम फॉर नेबर जनरेशन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या है, बिग ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेशन। एक तो हमने वैसे ही देखा है कि जब भी कोई लोकल सर्च होगा तो बिग ऑफ सम कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो इस बार कांस्टेंट क्या है, सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या लगता है, यहाँ है करंट सॉल्यूशन, नेबरिंग सॉल्यूशन एंड स्ट्रक्चर। लाइक टेम्परेचर को रखने के लिए वेरिएबल होगा, इस सी को रखने के लिए वेरिएबल होगा, जो टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं ना सी के साथ, तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होगा जिसमें एक टी होगा, एक सी होगा, करंट स्टेट के लिए होगा जो है, ई का वैल्यू रखने के लिए, आर का वैल्यू रखने के लिए, एक्स और वाई रखने के लिए, ये सब रखने के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर होगा। तो इतना ही स्पेस चाहिए, ठीक है। फिर भी ये भी अभी भी स्पेस काफ़ी कम है जो क्लासिकल एल्गोरिदम्स हैं उनकी अपेक्षा। तो इसी तरह से हमने देखा कि सिमुलेटेड एल्गोरिदम कैसे सर्चिंग करता है और डाउनहिल मूव्स को भी अलाउ करता है। इससे क्या है, लोकल मिनिमा या जब हम मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हों तो लोकल मैक्सिमा में फंसने की उम्मीद कम होती है, क्योंकि डाउनहिल मूव्स भी अलाउड होते हैं, ठीक है। और अगर हम मिनिमा की बात करें तो मिनिमा के केस में अपहिल मूव्स भी अलाउड होंगे, ठीक है। तो ये हिल क्लाइंबिंग का एक
जो है स्टैंडर्ड मतलब एडवांस वर्जन है, ताकि हम इस लोकल मिक्सिमा या लोकल मिनिमा वाले ट्रैप में ना फंसे। ठीक है, तो इससे इसी तरह से सिमुलेटेड एनीलिंग एल्गोरिदम कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।